नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे चौहान वंश। चौहान वंश में मैं जहाँ तक मेरा मानना है, शायद यहाँ से ही कोई क्वेश्चन बाहर जाए। आपके पेपर में साथियों एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाता है। और ये नोट्स बहुत अच्छे नोट्स हैं, जो मैंने लिखे हैं वही नोट्स हैं। और मित्रों, आप भी नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चौहान राजवंश का इतिहास है। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर देखिएगा। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है अजमेर के चौहान, शाकंभरी के चौहान या सपादलक्ष के चौहान। एक ही बात है साथियों, तो आप इसे सबसे पहले देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी अगर आपको नज़र नहीं आए तो 360 पर करके आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएगी। थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि इतनी व्यवस्था थोड़ी सी मेरे पास भी कम है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से 4K में वीडियो बना सकूं। लेकिन कोई बात नहीं है, सिस्टम धीरे धीरे ही सुधरता है मित्रों, और हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो है अजमेर के चौहान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शाकंभरी के चौहान या सपादलक्ष के चौहान भी हम लोग कहते हैं। ये बात भी आप लोग याद रखिए। शाकंभरी के चौहान कहो या सपादलक्ष के चौहान कहो या अजमेर के चौहान कहो, एक ही बात है। सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में यही टॉपिक आपके है, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ, ठीक है। और इनकी पीडीएफ अगर आपको लेनी है, इनकी पीडीएफ देखनी है साथियों, तो कोटा ऑनलाइन क्लासेस का जो ऐप है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका लिंक वहाँ से डाउनलोड कीजिए। और वहाँ पर जो फ्री मटेरियल वाला ऑप्शन आता है उसमें ये पीडीएफ सारी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ सब मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका यानी कि अजमेर के चौहान या शाकंभरी के चौहान या सपादलक्ष के चौहानों का जो संस्थापक रहा है, संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान। कौन था साथियों? वासुदेव चौहान। और ये एक बार ये भी पूछा गया था कि 551 ईस्वी इसका समय रहा है। ये बहुत बार पूछा गया है, एक बार की नहीं, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो ये बात आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कि जो अजमेर के चौहान हैं, शाकंभरी के चौहान या सपादलक्ष के चौहान, इनका संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान था, और इसका समय 551 ईस्वी रहा है। अब उत्पत्ति के संबंध में अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं। उत्पत्ति के संबंध में यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है, जो अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं। एक एक मत को साथियों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले है अग्निकुंड से। अब अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति, जो अजमेर के चौहान है, शाकंभरी के चौहान है, सपादलक्ष के चौहान है, इनसे अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई है इनकी। तो ऐसा मानने वाले कौन कौन से विद्वान रहे हैं, ये भी आप लोग एक बार जरूर देखिएगा कि ऐसा मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं। देखो, अब अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानने वाले विद्वानों के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। वो है यहाँ पर सबसे पहले अग्निकुंड है तो पृथ्वीराज रासो, ठीक है। इसको लिखने वाले कौन थे? चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो में भी ऐसा बताया गया है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। चंद्रबरदाई ने भी ऐसा बताया है कि इनकी उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। साथियों, नैणसिरी ख्यात, ठीक है, यहां से भी मोणोत नैणसी ने भी कहा है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। सूर्यमल मिश्रण भी ऐसा कहते हैं। तो मित्रों, क्या है कि पृथ्वीराज रासो में, नैणसिरी ख्यात में और सूर्यमल मिश्रण यानी कि चंद्रबरदाई ने और जो है नैणसिरी ख्यात में जो है इन्होंने बताया है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सूर्यमल मिश्रण का बहुत बार पूछा गया है कि अग्निकुंड से उत्पत्ति जो है, चौहानों की उत्पत्ति, जो शाकंभरी के चौहान, अजमेर के चौहान जो है, उनकी उत्पत्ति या चौहानों की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। इस मत का समर्थन करने वाला इनमें से कौन है? तो बहुत बार पूछा गया है सूर्यमल मिश्रण का। चंद्रबरदाई का भी आ जाता है, नैणसिरी ख्यात में मोनोत नैणसी का भी आ जाता है। ये याद आपको ध्यान रखना है। अगला है वशिष्ठ ऋषि जो थे, उनके द्वारा यज्ञ किया गया और उससे 4 योद्धाओं का जन्म हुआ। जो वशिष्ठ ऋषि थे उन्होंने यज्ञ किया और 4 योद्धाओं का जन्म भी हुआ है साथियों। और उन योद्धाओं में इन्होंने क्या बताया है कि जो है प्रतिहार वंश, यानी कि प्रतिहारों का उस
यज्ञ से उत्पन्न हुआ, परमार उत्पन्न हुए, चालुक्य उत्पन्न हुए और चौहान उत्पन्न हुए। तो वशिष्ठ के यज्ञ से इन चारों योद्धाओं का उत्पत्ति माना जाता है। किस किस का? प्रतिहार परमार चालुक्य और चौहानों का, यानी कि चौहानों की उत्पत्ति वशिष्ठ के यज्ञ से भी मानी जाती है। ठीक है, तो वशिष्ठ के यज्ञ से तो चारों की उत्पत्ति बताई गई है, प्रतिहार परमार चालुक्य और चौहान। इसके बाद में सूर्यवंशी मत, यानी कि सूर्यवंश से इनकी उत्पत्ति हुई है ऐसा कहा जाता है। तो इसको मानने वाले कौन कौन हैं? ये है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि सूर्यवंश से चौहानों की उत्पत्ति मानने वाले कौन हैं? गौरी शंकर हीराचंद ओझा और पृथ्वीराज विजय जयानक। पृथ्वीराज विजय में भी जो है इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। हमीर महाकाव्य, इसके बाद में सुरजन चरित्र में, चौहान प्रशस्ति से और बेदला शिलालेख से। तो बेदला शिलालेख में भी ये बताया गया है कि इनकी उत्पत्ति सूर्यवंश से हुई है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने भी कहा है कि इनकी उत्पत्ति सूर्यवंश से हुई है। पृथ्वीराज विजय जो जयानक थे इनके राइटर, तो इस ग्रंथ के राइटर, तो उससे भी कहा गया है कि इनकी उत्पत्ति चौहानों से हुई, इससे सूर्यवंश से हुई है। ठीक है, तो हमीर महाकाव्य में भी कहा गया है, सुरजन चरित्र में भी कहा गया है, चौहान प्रशस्ति में कहा गया है और बेदला शिलालेख में भी कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चंद्रवंश से इनकी उत्पत्ति कौन मानता है कि चंद्रवंश से इनकी तो उत्पत्ति हुई है? तो चंद्रवंशीय मत, यानी कि जो चंद्रवंशीय मत में ये कहा गया है कि चंद्रवंशीय मत जो है क्या है? तो चंद्रवंशीय मत, उनकी चंद्रवंश से इनकी उत्पत्ति हुई है चौहानों की। साथियों, एक एक चीज लिखी हुई है, बस आपके ऊपर है आप कितना पढ़ते हो, कितना लिखते हो, कितनी सारी चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर चलने दो, इन नोट्स से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं कंटिन्यू जो है फिर वीडियो जारी रखूंगा। ठीक है, इसमें हांसी का शिलालेख 1177 ईस्वी के आसपास माना जाता है। हरियाणा अचलेश्वर मंदिर का शिलालेख, ये हांसी का शिलालेख कहाँ पर है? हरियाणा में है साथियों। और अचलेश्वर मंदिर का लेख जो चंद्रावती, जिसको हम लोग सिरोही भी कहते हैं, ठीक है, तो चंद्रावती में है ये अचलेश्वर मंदिर। अचलेश्वर मंदिर का जो लेख है साथियों वो सिरोही में पड़ता है। ठीक है, तो इन जगह से ऐसा माना जाता है कि चंद्रवंशीय थे चौहान। ठीक है, कौन कौन? हांसी का शिलालेख में और अचलेश्वर मंदिर का लेख। हांसी का शिलालेख हरियाणा में 1177 में लिखा गया और अचलेश्वर मंदिर का जो शिलालेख है वो सिरोही में है साथियों। अब चौहानों को कहा जाता है कि ब्राह्मण वंशीय है, ये ब्राह्मण वंश से इनकी उत्पत्ति हुई है ऐसा भी कहा गया है। ऐसा मानने वाले कौन है? पंडित दशरथ शर्मा। ठीक है, वो मानते हैं किससे? बिजोलिया शिलालेख से, जो 1170 के अनुसार माना जाता है। और एक कायम खान रासो से मानते हैं गोपीनाथ शर्मा। साथियों याद रखना, जो ब्राह्मण वंशीय मानने वाले जो हैं, एक तो पंडित दशरथ शर्मा हैं बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, ठीक है, और एक कायम खान रासो और एक गोपीनाथ शर्मा। तो ये ऐसा माना जाता है इनके अनुसार कि इनकी उत्पत्ति जो है साथियों ब्राह्मण वंश से हुई है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब विदेशी मत, यानी कि जो है चौहानों की उत्पत्ति विदेशी मत जो है कि चौहान विदेशी थे, ऐसा मत देने वाले कौन कौन है? देखो यहाँ पर विदेशी मत क्या क्या रहे हैं। शक, सिटियन, जेम्स टॉड, यानी कि जेम्स टॉड मानते हैं कि शकों से या सिटियन से इनकी उत्पत्ति हुई है। कुक भी ऐसा मानते हैं। डॉक्टर वीएस स्मिथ भी मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति विदेशी है, अर्थात चौहान विदेशी थे, ऐसा मानते कौन कौन? शक सिटियन से मानते हैं जेम्स टॉड और कुक और डॉक्टर वीएस स्मिथ मानते हैं विदेशी, यानी कि ये विदेशी थे। तो ये याद रखना भैया, विदेशी मत देने वाले कौन कौन हैं। अब इंद्रवंशीय कौन कौन मानता है इनको? सेवाड़ी अभिलेख में इनको कहा गया है कि ये इंद्रवंशीय थे। बताना मुझे सेवाड़ी कहाँ पर, सेवाड़ी अभिलेख कहाँ पर है, मुझे बताना कमेंट में करके आप लोग। ठीक है, अब चौहानों की राजधानी क्या मानी गई है? अक्षत्रपुर, जो नागौर को कहा जाता है। चौहानों की राजधानी किसको बताया गया है? अक्षत्रपुर को कहा जाता है, जो नागौर, अक्षत्रपुर नागौर को ही कहते हैं। ठीक है, पुराना नाम है। आगे है, चौहान जांगल देश के रहने वाले थे। सपाद लक्ष्य
उनके राज्य का प्रमुख भाग था। चौहान कहाँ के रहने वाले थे? जांगल देश के रहने वाले थे। और सपादलक्ष जो है उनका क्या था? एक प्रमुख भाग रहा है साथियों। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोग कंप्लीट लिख लीजिए। बहुत अच्छे नोट्स हैं साथियों, अब आपके ऊपर है आप कितना लिखते हो। उसके बाद में लिखा हुआ है, वासुदेव चौहान को सांबर झील का निर्माता कहा जाता है। सांबर झील का निर्माण किसने किया? वासुदेव चौहान को कहा जाता है। इसने अपनी कुल देवी शाकंभरी माता के मंदिर का निर्माण सांबर झील के आसपास करवाया था, या सांबर के पास में करवाया था। सांबर झील का निर्माता किसको कहा जाता है? वासुदेव चौहान को कहा जाता है। और इसने अपनी कुल देवी थी शाकंभरी माता, उस मंदिर का निर्माण भी सांबर के पास ही इसने करवाया था। चौहान जो है पहले क्या थे? गुज्जर थे। गुज्जर प्रतिहारों के सामंत कहे जाते हैं। चौहान पहले गुज्जर प्रतिहारों के क्या कहे जाते हैं? सामंत कहे जाते थे। आगे है, रामकरण आसोपा के अनुसार, रामकरण आसोपा के अनुसार सांबर के चारों ओर होने वाले कारण से, सांबर के चारों ओर होने वाले कारण से यह चहमान कहलाए, और यहीं से चहमान भविष्य में चौहान कहलाए। सांबर के चारों ओर ये रहते थे, तो वह सांबर के चारों ओर होने के कारण ये चहमान कहलाए, और चहमान ही भविष्य में क्या बन गए? चौहान बन गए। ठीक है, यहां तक की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख स्रोत क्या क्या रहे हैं जहां से चौहानों की बात हमें मिलती है? प्रमुख स्रोत में आप लोग देखिएगा, सबसे पहले कविजान जो है कायम खां रासो, कविजान ने कायम खां रासो सबसे पहला प्रमुख स्रोत है जहां चौहानों की बात हमें मिलती है। एक है राजरूप, जिसे हमीर राछाड़ा, हमीर राछाड़ा, राजरूप ने हमीर राछाड़ा लिखा, तो ये भी सबसे पहले हमें चौहानों की यहाँ से उत्पत्ति देखने को मिलती है। अमृत कैलाश ने हमीर बंधन में हमें देखने को मिली। विग्रहराज हर्ष अभिलेख, हर्ष अभिलेख किसने लिखा? विग्रहराज सेकंड ने। नरपति नाल ने बिसल देव रासो, जोधराज ने हमीर रासो, और नयन चंद सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा है। ये सबसे प्रमुख स्रोत हैं जहां से चौहानों के बारे में हमें पढ़ने को देखने को मिलता है। ये चौहानों के बारे में बताने वाले सबसे प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। क्या क्या माने जाते हैं? कायम खां रासो किसने लिखा? कविजान ने। साथियों याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, नहीं मिलती है हर जगह पर। ठीक है, हमीर राछाड़ा राजरूपक ने, हमीर बंधन अमृत कैलाश ने, हर्ष अभिलेख विग्रहराज सेकंड ने, बिसल देव रासो नरपति नाल ने, हमीर रासो जोधराज ने, ये हमीर रासो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हमीर महाकाव्य नयन चंद सूरी ने। ये प्रमुख स्रोत माने जाते हैं चौहानों के। ठीक है, यहां तक कोई आपको कष्ट दुख दर्द होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वासुदेव चौहान चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहलाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चौहानों का जो मूल पुरुष है या आदि पुरुष है वो कौन कहलाता है? वासुदेव चौहान कहलाता है। याद हो जाएगा। ठीक है, संस्थापक भी इसको ही माना जाता है। अब सबसे पहले यहां पर बात करेंगे हम लोग, दुर्लभ राजपष्ट का प्रमुख पुत्र था गुवकपष्ट। याद रखना, दुर्लभ राजपष्ट का प्रमुख पुत्र था गुवकपष्ट, जो प्रतिहार था। जो क्या था? प्रतिहार था। आगे है नागभट्ट सेकंड का सामंत था, और गुवकपष्ट इसने सीकर में हर्षनाथ जी के मंदिर बनवाया, और चौहानों के कुल देवता ये माने जाते हैं। याद रखना साथियों, दुर्लभ राजपष्ट का पुत्र था गुवकपष्ट, जो ठीक है ये प्रतिहार कहलाया। इसके बाद में नागभट्ट सेकंड का सामंत था। ठीक है, कौन? गुवकपष्ट। नागभट्ट सेकंड का सामंत था, और गुवकपष्ट ने ही जो है साथियों सीकर में हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, और जो चौहानों के क्या कहलाए? कुल देवता कहलाए।
हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? गुवक पष्ट ने, और ये चौहानों के कुल देवता कहलाए। याद हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए आगे देखते हैं। अब गुवक सेकंड की बात आ जाती है। तो गुवक सेकंड में साथियों ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। यहां से देखिए, गुवक सेकंड कन्नौज के शासक भोजराज से अपनी बहन कलावती का विवाह किया। ठीक है, किसने? गुवक सेकंड ने। गुवक पष्ट की बात मैंने बता दिया आपको, उसने हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया सीकर में, जो चौहानों के कुल देवता कहलाए। अब गुवक सेकंड आते हैं। गुवक सेकंड ने क्या किया कि जो कन्नौज के शासक थे भोजराज, ठीक है, तो भोजराज से जो है अपनी बहन कलावती का विवाह करवाया। किसने? गुवक सेकंड ने। गुवक सेकंड की बहन का नाम था कलावती। कलावती का विवाह किससे हुआ? भोजराज से हुआ। याद हो जाएगा। अब आगे आता है चंदनराज। गुवक सेकंड के बाद में कौन आता है? चंदनराज आता है। तोमर नरेश रुद्र, याद रखना है इन सारी बातों को। चंदनराज यानी कि तोमर नरेश रुद्र को पराजित किया। किसने? चंदनराज ने पराजित किया। रानी रुद्राणी, जिसको आत्म प्रभा भी कहते हैं, रानी रुद्राणी जिसको आत्म प्रभा भी कहते हैं, यौगिक क्रिया में निपुण थी ये, और प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर महादेव के सामने जलाती थी। याद रखना भैया, चंदनराज, जो चंदनराज थे, तोमर नरेश रुद्र को पराजित किया था इसने। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तोमर नरेश रुद्र को पराजित करने वाले कौन थे? चंदनराज थे, पराजित किया। और रानी रुद्राणी, ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया, रानी रुद्राणी या आत्म प्रभा, याद रखना, रानी रुद्राणी या आत्म प्रभा जो है यौगिक क्रियाओं में निपुण थी। किसकी? चंदनराज की। और प्रतिदिन 1000 दीपक पुष्कर में महादेव के सामने ये क्या करती थी? जलाती थी। कौन? रुद्राणी या फिर आत्म प्रभा। आगे है वागपतिराज। वागपतिराज पष्ट, वागपतिराज पष्ट, ठीक है। हर्ष अभिलेख 983 ईस्वी में इसे महाराज कहा गया। याद रखना साथियों, वागपतिराज पष्ट जो है उनको हर्ष अभिलेख में, हर्ष अभिलेख 983 ईस्वी की बात है, और इसी अभिलेख में जो है इनको क्या कहा गया था? वागपतिराज को ही, पष्ट को ही क्या कहा गया था? महाराज कहा गया था। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़िए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है शासक यहां से, विग्रराज सेकंड। विग्रराज सेकंड, ठीक है। विग्रराज सेकंड का समय है 956 ईस्वी में। 956 ईस्वी में चालुक्य शासक मूलराज पष्ट, चालुक्य शासक मूलराज पष्ट को इसने क्या किया? पराजित किया। और भृगुकच्छ में आशापुरा माता का मंदिर बनाया था इसने। कहां पर? भृगुकच्छ में साथियों इसने आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? विग्रराज सेकंड ने। और इसने जो है चालुक्य शासक मूलराज फर्स्ट को पराजित भी किया था। ये सब चौहान शासक की शाकंभरी अजमेर के चौहानों ही चल रहे हैं साथियों। अब गोविंदराज सेकंड, गोविंदराज तृतीय आ जाता है। सेकंड नहीं, गोविंदराज तृतीय आ जाता है। इसमें क्या होता है? पृथ्वीराज विजय, जो किसने लिखा? जयानक ने लिखा, में बेरीघट्ट, पृथ्वीराज विजय में बेरीघट्ट शत्रु संहारक कहा गया है। गोविंदराज तृतीय जो है इसको साथियों पृथ्वीराज विजय में जयानक ने जो है बेरीघट्ट या शत्रु संहारक कहा है। किसको? गोविंदराज तृतीय को। पृथ्वीराज विजय में जयानक ने साथियों इसे क्या कहा? बेरीघट्ट या शत्रु संहारक कहा है। किसको? गोविंदराज तृतीय को। अब वागपति सेकंड, वागपति राज सेकंड आ जाता है। मेवाड़ के अंबा प्रसाद को युद्ध में मारा। किसने? वागपति राज सेकंड ने मेवाड़ के जो अंबा प्रसाद थे साथियों उसको इस युद्ध में मार दिया था। किसने? वागपति राज सेकंड ने। ठीक है, यहां तक कोई कष्ट आपको, दुख दर्द नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है पृथ्वीराज पष्ट।
पृथ्वीराज पष्ट को देखो यहां पर साथियों, एक एक चीज बताई है मैंने, एक एक, कुछ नहीं छोड़ा है, बस पढ़ना आपके ऊपर है, विश्वास मेरे ऊपर आपको करना है, अब आपकी जिम्मेदारी है। देखो यहां पर पृथ्वीराज जो पष्ट है, पृथ्वीराज पष्ट 1105 ईस्वी में पुष्कर में 700 चालुक्यों को मारा था। किसने? पृथ्वीराज पष्ट ने 1105 ईस्वी में पुष्कर में जो है 700 चालुक्यों को मारा, जो ब्राह्मणों को लूटने आए थे। ब्राह्मणों को लूटने आए थे, तो पृथ्वीराज पष्ट ने 1100 चालुक्यों को मार दिया था। वहां पर, कहां पर? पुष्कर में। 1105 ईस्वी में पुष्कर में मारा था 700 चालुक्यों को। यहां तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, ठीक है। अब यहां पर देखो, यह भी बात इंपॉर्टेंट है भाई। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि भी ग्रहण करी थी। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि ग्रहण करी थी पृथ्वीराज पष्ट ने। 700 चालुक्यों को मार के भगाया था यहां से। ठीक है, अब अजयराज पष्ट आ जाते हैं। अजयराज पष्ट इंपोर्टेंट है साथियों, स्टार लग रहा है, इंपोर्टेंट है। तो अजयराज जो पष्ट है, इनका समय 1113 ईस्वी से 1133 ईस्वी तक रहा और चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल माना जाता है। ये अजयराज पष्ट से ही, या अजयराज कह दो या अजयराज पष्ट कह दो, एक ही बात है। तो 1113 से लेकर के 1133 ईस्वी तक इनका समय रहा था और ये चौहानों के साम्राज्य का एक निर्माण काल माना गया है। आदि पुरुष तो वासुदेव को माना ही है, लेकिन यहां से निर्माण काल स्टार्ट हो गया साथियों। और श्री अजय देव नाम से चांदी के सिक्के व रानी सोमलवती ने भी चलाए हैं। श्री अजय देव नाम से जो है चांदी के सिक्के वो रानी सोमलवती ने भी यहां पर चलाए थे। 1113 में साथियों जो है अजमेर बसाकर अपनी राजधानी बनाया था। किसने? अजयराज पष्ट ने। 1113 ईस्वी में साथियों अजमेर को इन्होंने बसाया और इसको अपनी राजधानी इसने बनाया था। कब की बात है? 1113 ईस्वी की बात है। याद हो जाएगा, यहां तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो 1113 में अजयराज ने जो है अपनी राजधानी अजमेर को बना लिया है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब यहां पर आ जाता है अगला इंपोर्टेंट शासक अर्णोराज। अगला इंपोर्टेंट शासक है अर्णोराज, जिनका समय 1133 तक से 53 ईस्वी तक रहा। ये है शैव मत वाले शासक थे, शैव धर्म में आस्था रखते थे। ठीक है, उसके बाद में साथियों चालुक्य, जयसिंह सिद्धराज की पुत्री, चालुक्य क्या है? चालुक्य या जयसिंह सिद्धराज की पुत्री थी कांचन देवी से विवाह किया। किसने? अर्णोराज। चालुक्य थे कौन? जयसिंह सिद्धराज। जो जयसिंह सिद्धराज थे वो चालुक्य थे और इनकी पुत्री थी, जयसिंह सिद्धराज की पुत्री थी कांचन देवी। इससे विवाह किया था किसने? अर्णोराज ने। और अर्णोराज का जो समय रहा है वो 1133 से 53 तक रहा है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और जो अर्णोराज थे वो भगवान शिव के उपासक थे, शैव धर्म में ये विश्वास करने वाले थे। और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? अर्णोराज के द्वारा ही करवाया गया था। तो ये अर्णोराज के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है। चालुक्य शासक थे जयसिंह सिद्धराज, उनकी पुत्री से विवाह, कांचन देवी से विवाह हुआ किसका? अर्णोराज का। और अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। कहां पर? पुष्कर में। याद हो जाएगा, कोई संकट दुख दर्द नहीं है ना आपके। ठीक है, चले आगे। अजमेर में आना सागर झील का भी अर्णोराज ने निर्माण करवाया था। याद रखना, अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करने वाले भी अर्णोराज ही थे। और तुर्कों को पराजित भी किया था। तो तुर्कों को पराजित करने वाले भी कौन थे? अर्णोराज ही थे। ये याद कर लेना, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, विद्वान जो है देवबोध और धर्मघोष, इनके समय जो विद्वान रहे हैं वो देवबोध रहे हैं और धर्मघोष भी रहे हैं। इनके समय के विद्वान माने जाते हैं ये कौन कौन? एक तो देवबोध और धर्मघोष, याद रखना।
चालुक्य शासक कुमारपाल ने इसे पराजित किया, किसको, अर्णोराज को। और इसका वर्णन जो है प्रबंध चिंतामणि में मिलता है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने लिखी थी, आप सबको पता है। प्रबंध चिंतामणि में जो है इसका वर्णन मिलता है कि चालुक्य शासक थे कुमारपाल ने जो है अर्णोराज को क्या किया, पराजित किया। और इसका वर्णन जो है हमें कहाँ मिलता है, मेरुतुंग में, प्रबंध चिंतामणि में मिलता है, जो मेरुतुंगाचार्य थे उन्होंने लिखा था। प्रबंध कोश में भी मिलता है, जो किसने लिखा था, राजशेखर ने लिखा था। याद हो जाएगा यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बहुत प्यारे नोट्स है साथियों, आप लोगों को पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अब यहां से आ जाता है इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है, 100% क्वेश्चन बनता है। ठीक है साथियों। हाँ तो मित्रों, अब है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और विग्रहराज चतुर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और विग्रहराज चतुर्थ में से एक ने एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो विग्रहराज चतुर्थ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, यहां से एक ने एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। चले देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ क्या है क्या नहीं है। तो विग्रहराज चतुर्थ का जो समय है वो 1158 ईस्वी से लेकर के 1163 ईस्वी तक रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहां से एक ने एक प्रश्न आता ही है। सबसे पहले बात करेंगे अर्णोराज की हत्या उसके पुत्र जो थे जगदेव के द्वारा हुई। अर्णोराज की हत्या साथियों, जो उसका पुत्र था जगदेव, उसने ही हत्या करी। फिर है जगदेव चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। अर्णोराज की हत्या जो है उसका पुत्र जगदेव था, उसने ही करी। और जो जगदेव चौहानों का क्या कहा गया, पितृहंता कहा गया। फिर आगे बात आ जाती है बीसल देव के नाम से ये फिर विख्यात हो गया। विग्रहराज चतुर्थ जो है साथियों, ऐसा कहा जाता है कि ये बीसल देव के नाम से क्या हो गए थे, विख्यात। जगदेव पितृहंता कहा जाता है और बीसल देव के नाम से ये विख्यात थे। आगे है विग्रहराज का समय चौहानों का जो है साथियों स्वर्ण काल माना जाता है। विग्रहराज का समय चौहानों का स्वर्ण काल कहा गया है। स्वर्ण काल याद रखना, बहुत जबरदस्त बात है ये। जो विग्रहराज का समय है वो चौहानों का क्या कहा गया, रचना स्वर्ण काल कहा गया। और इसके बारे में जानकारी हमें जो मिलती है वो दिल्ली के शिवालिक शिलालेख से मिलती है। जो विग्रहराज चतुर्थ है उसको चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है, उसके समय को। ये जानकारी हमें दिल्ली के जो शिवालिक शिलालेख है दिल्ली का, वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, इस शिलालेख में कश्मीर से विंध्याचल तक के शासक कर देते थे, ऐसा भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि कश्मीर से विंध्याचल तक के जो शासक थे वो कर देते थे किसको, विग्रहराज चतुर्थ को। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है यहाँ से, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं विग्रहराज चतुर्थ में ये इंपॉर्टेंट ही है। अब यहाँ पर देखो भाई, ये क्या है, तुर्क शासक कुशरौसा, क्या नाम था, कुशरौसा को विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया, पराजित किया। ठीक है, दिल्ली के तोमरों को भी इसने क्या किया, पराजित किया। याद रखना, बहुत आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इतिहास को ऐसे जल्दीबाजी में नहीं पढ़ा जाता है। इतिहास को मेरे को लिखने में भी समय लगा है भाई, याद रखना इसको। ठीक है, तो जो तुर्क शासक कुशरौशाह को विग्रहराज चतुर्थ ने पराजित किया और दिल्ली के तोमरों को भी जो है इसने पराजित किया था। आगे है अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी विग्रहराज चतुर्थ ने ही करवाया था। ये भी याद रखने वाला है भैया मामला। ठीक है, अजमेर में जो है साथियों सरस्वती कंठाभरण क्या है, ये ऐसा भी क्वेश्चन आ गया। सरस्वती कंठाभरण क्या है, तो संस्कृत पाठशाला है, इसका निर्माण भी विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में ही करवाया था। ठीक है, इस पर अपने नाटक हरिकेली नाटक की पंक्तियां इसने खुदवाई। वहां पर
हरिकेली नाटक विग्रह चतुर्थ का ही है। तो विग्रह चतुर्थ ने जो है यहाँ पर इसकी पंक्तियां भी यहाँ खुदवाई थी और कालांतर में समय के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तोड़ करके मस्जिद बना दिया, जिसे ढाई दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। कहते हैं ना 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है, अजमेर में है। तो ये वही है, ठीक है, ये वही है। इसको क्या किया था, विग्रह चतुर्थ ने बनवाया था और विग्रह चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था यहाँ पर। और फिर इसे कुछ समय के बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने इस पाठशाला को तोड़ दिया और एक मस्जिद का नाम दे दिया और इसे ही फिर क्या कहा गया, 2.5 दिन का झोंपड़ा, यानी कि 2.5 दिन में इसको तोड़ा था और बनाया था, तो इसको लोग 2.5 दिन का झोंपड़ा फिर लोगों ने कह दिया है साथियों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर देखो, अब विग्रराज विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव के नाम से जाना गया। जो विग्रराज था वो विद्वानों का क्या था, आश्रयदाता था, इसलिए इसको कवि बांधव भी कहा गया है। तो कवि बांधव की उपाधि किसको दी गई है, विग्रह चतुर्थ को दी गई है। ठीक है, याद रखना, बीसल देव को दी गई है, ये याद रखना भैया। जनता में कटिबंधु के नाम से भी ये बहुत लोकप्रिय थे, विग्रह चतुर्थ। अब देखो यहाँ पर विग्रराज हरिकेली नाटक की रचना करी विग्रराज ने। तो हरिकेली नाटक यानी कि किरात वेशधारी भगवान और शिव व अर्जुन के मध्य युद्ध का वर्णन है। हरिकेली जो नाटक है उसकी रचना विग्रह चतुर्थ ने करी थी। और हरिकेली नाटक में जो है साथियों किरात वेशधारी भगवान शिव और अर्जुन के मध्य जो युद्ध हुआ उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। विग्रराज चतुर्थ का जो है दरबारी विद्वान था सोमदेव। विग्रह चतुर्थ का दरबारी विद्वान क्या था, सोमदेव था, जिसने ललित विग्रराज नाटक की रचना करी थी और विग्रराज और देसल देवी के प्रेम का वर्णन इसमें किया है। तो विग्रह चतुर्थ का जो है दरबारी विद्वान था सोमदेव। सोमदेव ने जो है ललित विग्रराज ग्रंथ की रचना करी थी और इस ललित विग्रराज ग्रंथ में जो है विग्रराज यानी कि बिसल देव और देसल देवी के प्रेम का वर्णन किया गया है। ये आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे देखिए, अब आता है नरपति नाल। नरपति नाल जो है साथियों, नरपति नाल ने बीसल देव रासो ग्रंथ की रचना करी थी। बीसल देव रासो ग्रंथ की रचना किसने करी, नरपति नाल ने करी थी। इसमें क्या था, बीसल देव और परमार राजा भोज की पुत्री राजमती के प्रेम का वर्णन है। बीसल देव रासो में नरपति नाल ने बीसल देव और परमार राजा भोज की पुत्री राजमती के परस्पर जो प्रेम वर्णन था उसको इन्होंने बताया है, प्रेम का वर्णन किया है साथियों। ठीक है, देखो अब आगे यहां से देखते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी इंपॉर्टेंट मानना आप लोग। जैन विद्वान धर्मघोष सूरी, जैन विद्वान धर्मघोष सूरी के आदेश पर एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। विग्रराज चतुर्थ ने, बीसल देव ने जो है किसके आदेश पर, जैन विद्वान थे धर्मघोष सूरी, इनके आदेश पर साथियों इन्होंने एकादशी के दिन जो है पशुवध पर क्या लगाया, प्रतिबंध लगा दिया। पर्सी ब्राउन के अनुसार, विदेशी थे ये, पर्सी ब्राउन के अनुसार पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स यहां लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहते हैं। जो पाठशाला तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने पाठशाला को तुड़वाया था, एक मस्जिद का नाम दे दिया था वहां अजमेर में। तो पर्सी ब्राउन ने ऐसा कहा है कि पंजाब शाह पीर का जो है 2.5 दिन का उर्स वहां लगता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। इसलिए 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं क्योंकि वहां 2.5 दिन का जो है पंजाब शाह जो पीर थे उनका उर्स भरता है, वहां पर एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है वहां पर। ठीक है, तो इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। अबू बकर नामक व्यक्ति की देख रेख में यह मस्जिद बनी थी। जो वहां पर 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो 2.5 दिन जो मस्जिद बनी थी वो किसके इसमें बनी थी, अबू बकर नामक व्यक्ति की देख रेख में बनाई गई थी। ये आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, मेरे हिसाब से तो याद हो जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चले आगे देखते हैं। अब यहां पर हम लोग आ चुके हैं। संस्कृत पाठशाला के कुलपति जो थे वो थे पद्मनाभ चौहान। संस्कृत पाठशाला के कुलपति कौन थे? पद्मनाभ चौहान थे। याद हो जाएगा, ये याद रखना भैया, जो बातें मैं बता रहा हूं उनको याद रखना। अब आते हैं जयानक। जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा। जयानक ने पृथ्वीराज विजय में क्या लिखा? कवि बांधव की उपाधि विग्रराज की मृत्यु के पश्चात निरर्थक हो गई। विग्रराज को कवि बांधव की उपाधि दी गई थी और कवि बांधव की जो उपाधि है वो साथियों, इनकी उपाधि इनकी मृत्यु के बाद में क्या हो गई थी? निरर्थक हो गई थी, वो कोई महत्व नहीं रखती है। किलहोर्न, किलहोर्न विग्रराज उन विद्वान शासकों में से था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। अब आप बताओ, किलहोर्न जो विदेशी विद्वान है वो कहते हैं कि विग्रराज जो है उन विद्वान शासकों में से था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। इतना भयंकर विद्वान माना जाता है किसको? विग्रराज को। सोचो आप। बीसलदेव ने बीसलपुर कस्बा बसाया और वह झील भी वहां बनवाई थी। बीसलदेव ने बीसलपुर कस्बा भी बसाया और वहां एक झील भी बनाई, बीसलपुर। ठीक है, अब आते हैं पृथ्वीराज चौहान, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विग्रराज को हमने पढ़ा, बीसलदेव को हमने पढ़ा, तो अब आते हैं पृथ्वीराज चौहान। चौहानों, पृथ्वीराज तरते या पृथ्वीराज चौहान तरते जिसे हम कहते हैं, और इनका जो समय रहा है मेरे बच्चों, इनका जो समय रहा है बहुत ज़बरदस्त समय है और इस समय को हमें जीना चाहिए। ये मतलब जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपको खुद को लग रहे होंगे यार नोट्स बहुत तगड़े हैं सर के, यार बहुत अच्छे नोट्स हैं। ठीक है ना भाई, बस विद्वान साथियों, मैं भी कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन अच्छा से अच्छा मैटर आपको देने की कोशिश करता हूं। अब आपका प्यार मुझे चाहिए साथियों, आप लाइक और शेयर जरूर करें और अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने कहा ना आपसे, मैं कोर्स पूरा आपका 100% कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और किसी को अगर हिंदी साहित्य के नोट्स फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के या काव्य शास्त्र के नोट्स फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के लेने हैं तो ज़रूर संपर्क करें साथियों। मैं यहाँ से आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजता हूँ। मैं बता भी दूंगा कौन कौन से नोट्स मैं उपलब्ध कराता हूँ, लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं पृथ्वीराज चौहान तरते, जिनका समय 1177 से 1192 तक रहा। इनके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। पृथ्वीराज जो तरते थे साथियों, अगर आपको दिखने में थोड़ी सी समस्या आती है तो वीडियो की क्वालिटी 360 करके आप लोग देख लीजिएगा और फिर नोट्स बना लीजिएगा यहाँ से। और पीडीएफ आपको जो है KOC कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप, उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। तो विद्वानों जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ हो ऐप का, वहाँ से आप लोग ऐप डाउनलोड करें और इन नोट्स को वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि सुनोगे आप लोग, वीडियो से सुनोगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आप वहाँ से सुनिएगा। ठीक है, चलिए। जो पृथ्वीराज चौहान तरते थे उनके पिता का नाम था सोमेश्वर, इनकी माता का नाम था कर्पूर देवी, जो दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री मानी जाती है। जो कर्पूर देवी है वो दिल्ली के अनंगपाल जो तोमर थे उनकी पुत्री थी। तो पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तरते या पृथ्वीराज चौहान तरते, बात एक ही है। ठीक है, पिता कौन थे? सोमेश्वर। माता कौन थी? कर्पूर देवी। इनका जन्म 1166 ईस्वी में अनहिल पाटन, जो गुजरात में है, अनहिल पाटन में इनका जन्म हुआ। इनके सेनापति थे भुवनमल, इनके मंत्री थे केमास, और उपनाम जो उपाधि इनको मिली है किसको? पृथ्वीराज चौहान तरते को। राय पितोरा भी इनको कहा जाता है, दल पंगुल भी इनको कहा जाता है। दल पंगुल मतलब विश्व विजेता भी इनको कहा जाता है। थोड़ा सा ये आप लोग याद कर लेना। आगे पढ़ते हैं। 11 वर्ष में सोचो आप यार, गजब की बात हो गई। 11 वर्ष में शासक बन गए थे
माता की संरक्षिता इनकी बनी थी। 11 वर्ष में शासक बना दिए गए और माता ही इनकी क्या बन गई, संरक्षिता बन गई। 1178 में चचेरे भाई नागार्जुन का दमन इन्होंने कर दिया था। 1178 में चचेरे भाई थे नागार्जुन, उनका दमन कर दिया। 1182 में भंडारकों का इन्होंने दमन किया। 1182 में ही साथियों तुमुल का युद्ध हुआ, जो पृथ्वीराज और प्रमादिदेव चंदेल के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज यहां पर विजित हुए थे, प्रमादिदेव महोबा के शासक थे, जो साथियों आलाहा और उदल दो सैनिक इनके साथ थे। साथियों आला और उदल दो सैनिक थे, प्रमादिदेव चंदेल के साथ थे, महोबा के शासक थे ये। तो 1182 में तुमुल का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज और प्रमादिदेव चौहान के बीच में। तो पहला युद्ध इन्होंने जीत लिया था, पहले युद्ध में ही ये विजित हो गए थे, क्योंकि माता इनकी संरक्षिका थी। ठीक है साथियों, और जो आला और उदल प्रमादिदेव चौहान चंदेल जो थे, उनके साथ में ये दोनों सेनापति रहे थे। आगे देखते हैं गुजरात से युद्ध। अब साथियों यहां पर देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। देखो यहां पर गुजरात से युद्ध जो है चालुक्य शासक, गुजरात से युद्ध चालुक्य शासक, नागौर गुजरात का युद्ध चालुक्य शासक से हुआ। नागौर का युद्ध साथियों भीम सेकंड वर्सेस पृथ्वीराज के बीच में हुआ। भीम सेकंड जो एक चालुक्य था, और यहां पर भी पृथ्वीराज जो है साथियों, फिर इन्होंने संधि कर ली। पृथ्वीराज और भीम सेकंड के सेनापति जगदेव प्रतिहार के मध्य क्या हो गई थी, संधि हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और भीम सेकंड के सेनापति जो थे साथियों जगदेव प्रतिहार, उनके बीच में क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। अब एक ये बड़ा विवाद था संयोगिता विवाद। इसके लोग कहानी सुनाते हैं बहुत ज्यादा, है ना, आप सब भी जानते हो। लेकिन कहानियों वहानियों से कुछ नहीं होने वाला, वो कहानियां थोड़ी आती है वहां पर, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़िए, क्या क्या चीज़ें फैक्ट है उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जो चीज़ें फैक्ट है उनको ही पढ़ा करो, आलतू फालतू मत भरो अपने नोट्स में। किसी ने ज़्यादा लिखा दिया तो ऐसा हो जाता है फिर, अरे यार ये है नोट्स। संयोगिता विवाद क्या था साथियों, जो है मैं आपको बता देता हूँ। अनंगपाल तोमर जो है दिल्ली के थे। अनंगपाल तोमर के दो दोहिता, यानी कि दोहिता पृथ्वीराज और एक दोहिता साथियों जो है जयचंद। ठीक है, ये ध्यान रखना, जयचंद। अब जयचंद नाराज हो गया, जयचंद संयोगिता नाराज हो जाता है जयचंद, उसकी पुत्री थी संयोगिता। ठीक है, और यहां पर पृथ्वीराज चौहान जो है साथियों दोहिता पृथ्वीराज चौहान भी है, और एक दोहिता जयचंद था। तो जयचंद नाराज हो जाता है। ठीक है, अब गोद लिया, इसको गोद लिया पृथ्वीराज, मौसेरा भाई जयचंद का ये रहा है। कौन, पृथ्वीराज चौहान जो है मौसेरा भाई था जयचंद का। यहां पर साथियों पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता से जयचंद की इच्छा के विरुद्ध विवाह ऐसा किया था। किसने, जयचंद की इच्छा के विरुद्ध किया था विवाह। तो जयचंद यहां पर क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। बस इतनी सी कहानी है। तो इसको इतना मतलब सुनाना, ये करना वो करना, सब बेकार की बातें मानता हूं मैं। अनंगपाल तोमर जो दिल्ली के थे, दोहिता और दोहित, दोहिता जो है पृथ्वीराज और दोहित जो है जयचंद। ठीक है, पृथ्वीराज जो है मौसेरा भाई जयचंद, दोनों ही पृथ्वीराज और जयचंद दोनों ही मौसेरे भाई थे। तो जयचंद नाराज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि संयोगिता से ये क्या कर लेता है, प्रेम कर लेता है और जयचंद के विरुद्ध विवाह कर लेता है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, पृथ्वीराज रासों में लिखा हुआ है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, पृथ्वीराज रासों में ऐसा लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, तराइन का युद्ध। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, तराइन का युद्ध। तराइन का पहला युद्ध जो है 1191 में होता है। तराइन का पहला युद्ध कब होता है, 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध होता है। कब होता है, 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और यह मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। और यहां पर तराइन का जो पहला युद्ध है जो 1191 में होता है, उसमें पृथ्वीराज क्या होता है, जीत जाता है। क्या होता है, जीत जाता है। और मोहम्मद गोरी का जो पूरा नाम था वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। क्या नाम था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी ने मुल्तान को भी जीता था। गोरी वंश के
गयासुद्दीन गोरी का छोटा भाई था ये, और गजनी का गवर्नर भी था ये। कौन? मोहम्मद गोरी। याद रखना, गयासुद्दीन गोरी का छोटा भाई था गोरी वंश के, और ये गजनी का गवर्नर भी रहा था। और मोहम्मद गोरी का पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में, तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजित हुए थे। ठीक है, अब तराइन का द्वितीय युद्ध पे आ जाइए। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है उसमें क्या हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ वो 1192 ईस्वी में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में हुआ। ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। लेकिन जो तराइन का द्वितीय युद्ध है उसमें मोहम्मद गोरी विजित हुआ था और पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ये याद रखें। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरे युद्ध में तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, उसमें पृथ्वीराज चौहान हारा था और मोहम्मद गोरी इसमें जीत गए थे। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब यह निर्णायक युद्ध था, जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के पश्चात भारत के मुस्लिम साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव जो है तराइन के द्वितीय युद्ध से ही पड़ गई थी मेरे साथियों। तो याद कर लेना इस बात को। नाट्यरंबा, नाचने वाला घोड़ा, जो मोहम्मद गोरी का था। नाट्यरंबा एक क्या है? एक नाचने वाला घोड़ा था। दरबारी विद्वान जो थे मोहम्मद गोरी के, जयानक, विद्यापति गौड़, जिसको विश्व रूप भी कहा जाता है, वागीश्वर, जनार्दन और चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने ऐसा विश्व रूप इनको कहा विद्यापति गौड़ को। तो ये सारे के सारे विद्वान थे पृथ्वीराज चौहान के। कौन कौन थे? जयानक, विद्यापति गौड़, विश्व रूप जो चंद्रबरदाई ने कहा, वागीश्वर, जनार्दन रहे हैं। पृथ्वीराज रासो को जल्लण ने पूरा किया था, सबको पता है। पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? जल्लण ने पूरा किया था। ठीक है, पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण द्वारा गोरी की मृत्यु हुई। पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाणों से ही गोरी की मृत्यु मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है विद्वानों। तो पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण द्वारा गोरी की मृत्यु हो जाना ऐसा बताया गया है। अब यहाँ पर है हसन निजामी ताजुल मासिर ने लिखा मिनहास सिराज तब काते नासिरी। तो हसन निजामी जो ताजुल मासिर और मिनहास सिराज जो है तब काते नासिरी कहा जाता है। इसके बाद में साथियों पृथ्वीराज का भाई हरिराज पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज को वहां से भगा देता है। पृथ्वीराज का जो भाई था वो था हरिराज, और ये पृथ्वीराज के जो पुत्र थे गोविंदराज को वहां से भगा देता है। और गोविंदराज जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की अनुमति से 1194 में रणतंबोर में चौहान वंश की नींव स्थापित करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। पृथ्वीराज का भाई था हरिराज, वो पृथ्वीराज का जो पुत्र था उसको गोविंदराज को वहां से भगा देता है। और गोविंदराज जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की अनुमति से 1194 ईस्वी में रणतंबोर में चौहान वंश की नींव स्थापित करता है। तो रणतंबोर में चौहान वंश की नींव स्थापित करने वाले कौन थे? गोविंदराज थे 1194 ईस्वी में। आगे यहां पर देखें, और मोहिनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज के सम्मेभास आए, यानी कि जो मोहिनुद्दीन चिश्ती थे वो पृथ्वीराज के समय के आसपास ही आए थे। अजमेर को अपना इन्होंने केंद्र बनाया था। किसके समय की बात है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय की बात है। जो ये थे मोइनुद्दीन चिश्ती जो है पृथ्वीराज के समय ही अजमेर आए थे और इन्होंने अजमेर को ही अपना केंद्र बना लिया था। साथियों मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ये सारे के सारे नोट्स जो है साथियों बहुत इम्पोर्टेंट है और इन नोट्स को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। बहुत प्यारे नोट्स हैं। अगर किसी को नोट्स मंगवाने हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के और काव्य शास्त्र के तो आप लोग मंगवा सकते हैं मित्रों। ये मैंने आप लोगों को जो भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में
चौहान वंश जितना भी है वो पूरा का पूरा चौहान वंश मैंने आप लोगों को, जितना भी इम्पोर्टेंट चौहान वंश रहा है वो पूरा का पूरा चौहान वंश मैंने आप लोगों को करवा दिया है साथियों। तो आप लोग जो है इसे लिख लीजिएगा, अच्छे नोट्स हैं मेरे हिसाब से तो। बाकी अब आपकी इच्छा है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं क्या नहीं पढ़ना चाहते हैं ये आपके ऊपर है साथियों। तो ज़रूर लिखिएगा, अच्छे नोट्स हैं, ठीक है मित्रों। तो देखिएगा, बहुत प्यारे नोट्स हैं और पढ़िएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मित्रों मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, यहाँ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं साथियों अगले टॉपिक के साथ। जो भी अगला टॉपिक है सेकंड ग्रेड में मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। तो मैंने आप लोगों को चौहान वंश के बारे में पूरा बता दिया है। अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा मेवाड़ राजवंश और सल्तनत काल। फर्स्ट मेवाड़ राजवंश और सल्तनत काल को हम लोग पढ़ेंगे, जो पहला रहेगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत कि आप लोगों ने पढ़ा और चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जहां पर पीडीएफ आपको मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर सूचना आपको मिल जाएगी, वहां टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए। हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स, फर्स्ट ग्रेड के सेकंड ग्रेड के दोनों के काव्य शास्त्र के नोट्स आपको, या फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट साइकोलॉजी के नोट्स जो भी आपको मंगवाने हैं आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको फ़ोन नंबर जो है साथियों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।